हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रो कॉन्सेप्ट। चैप्टर चल रहा है हमारा सेट्स। हम पहले कवर कर चुके हैं पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और सबसेट। आज हमारा टॉपिक है यूनियन। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 इसके एलिमेंट्स, और एक बी सेट लेते हैं 3 2 4 5। यूनियन का मतलब होता है एक साथ। हमें सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, मतलब हमें ए यूनियन बी। यूनियन की नोटेशन ये है, ऐसे यू टाइप। और ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है, ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है, सो हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को एक सेट में लिखेंगे, बस कोई रिपीटेड ना हो। मीन्स टू से ए हैज 1 2 3 1 2 3। बी के पास भी 3 है, लेकिन हम बी को रिपीटेड नहीं लिख सकते। सो बी के पास जो 3 है वो एक बार आ चुका। बाकी एलिमेंट्स हैं 2 2 भी है ए के पास, सो ये भी हो चुका है। अगले एलिमेंट्स बचते हैं 4 एंड 5। 4 एंड 5 कॉमन नहीं थे, इसलिए वो आएंगे। तो ए यूनियन बी ऐसे आएगा। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन भी हैं और दोनों में भी हैं। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4, 2 एंड 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो पहले ये कॉमन लिखिए और बाकी के एलिमेंट्स कंप्लीट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है ए हमारे पास, एक्स वाई जेड ए। एक सेट और लेते हैं, ए बी सी वाई। ए यूनियन बी अगर निकालना है, सो सभी एलिमेंट्स ऑफ ए हम लिखेंगे एक्स वाई जेड ए। अब बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ए है कॉमन जो सेट ए और बी में है, एक y कॉमन है जो सेट ए और बी में है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। हम ए के एलिमेंट्स x और z ले चुके हैं, y a आ चुका है, कॉमन ऑलरेडी आ चुका है। बचते हैं बी के एलिमेंट्स b एंड c। सो ये b एंड c ये एक यूनियन है। अब आती है बात इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है ओनली कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब है ओनली कॉमन। मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, ए एंड बी वाला एग्जांपल। ए है 1 2 3, बी है 3 2 4 5। ये हमारे पास बी सेट है। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये उल्टा यू बना देंगे। सो ये इंटरसेक्शन की नोटेशन हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, सारे वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में ही कॉमन है। 2 एंड 3, 2 एंड 3 दीज आर कॉमन एलिमेंट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अगर हम ऐसे वेरिएबल्स की फॉर्म में लें, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला, समझने में आसानी होगी। बाकी हमें बहुत एग्जांपल्स अभी करने हैं ट्राई। ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर और उतना ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स टू से जो भी दोनों के पास कॉमन एलिमेंट हैं वो ही आएंगे सिर्फ। सो ए हैज ए वाई कॉमन विद ए वाई, ए वाई ये कॉमन आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब एक और बात, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके लिए हम दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए हैज 2 3, बी हैज 4 5। अगर ए यूनियन बी की बात करें, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ए यूनियन बी में होता क्या है, हमें सारे एलिमेंट्स ए एंड बी के लिखने होते हैं, जैसे यहाँ लिखे थे। सेम केस, ए के सारे एलिमेंट्स 2 3, बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ए के साथ। सो 4 5 ये ए यूनियन बी आता है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इस ही एग्जाम्पल के बिहाफ पर निकालने की कोशिश करूं, तो क्या आ पाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 2 3 कॉमन, 4 5 कुछ भी कॉमन है नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो हम इसको एज ही एम्प्टी छोड़ देंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। द सेट विच हैज नो एलिमेंट इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं फाई।
सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन हो चुका है हमारा। आगे चलते हैं हम वेन डायग्राम की मदद से हम कुछ और भी समझेंगे। वेन डायग्राम होता क्या है, पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दिया था इसके लिए। वेन डायग्राम सिर्फ सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे एक सेट है हमारे पास, एक सेट ए ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं। ये मैं दो सर्कल से डिनोट कर रहा हूं सेट्स को, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ये मेरा रेक्टेंगल क्या है, ये मेरा रेक्टेंगल है जिस जिस सेट में ये दोनों आते हैं। हमने पढ़ा था पहले कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे सेट्स कंटेन हो जाएं, मतलब सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाने चाहिए। खैर आगे चलते हैं। सेट ए है, एक एग्जांपल लेते हैं 6 7 8। सेट बी है 7 9 4। सेट ए एंड बी है समथिंग कॉमन, क्या है वो 7। सो अगर मैं सेट ए की बात करूं और बी की बात करूं तो मेरे पास जो कॉमन एरिया है वो ये वाला निकल के आता है। मतलब इस एरिया में जो भी एलिमेंट है वो दोनों के ही पास है। इसका मतलब जो भी 7 है हमारे पास वो यही तो है कॉमन एलिमेंट। अब बात आती है यूनियन की। ये कॉमन एलिमेंट हमें कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अभी किया है हमने। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं हमें बस वो ही लिखने हैं। 7 एक कॉमन एलिमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी ही है ये, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। आगे चलते हैं ए यूनियन बी। इसी एग्जांपल के ऊपर ए यूनियन बी सॉल्व करना है हमें। हमने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो ए के साथ कॉमन है। 7 ए के साथ कॉमन है तो दोबारा नहीं आएगा। दोबारा लिखने का कारण ये है क्योंकि वो रिपीटेड हो जाएगा फिर, इसीलिए नहीं लिखना। सो 9 एंड 4, ये 5 एलिमेंट आए, इसमें 5 एलिमेंट्स आए। सो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में भी है और बाकी ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। बस कॉमन वाली चीज हमें एक ही बार लिखनी तो वो डबल हो जाएगी क्योंकि रिपीटेड हम नहीं लिखते हैं सेट्स में। आगे चलते हैं। ए यूनियन बी हो चुका है, इंटरसेक्शन बी हो चुका है, वेन डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी। ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना हो विदाउट वैल्यूज, अभी हम वैल्यू नहीं ले रहे, ए यूनियन बी निकालना हो तो ये ए है सारा और ये बी है सारा। तो अगर हम इन दोनों के एलिमेंट्स को किसी सेट में बनाकर लिख दें तो वो क्या होगा, ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करना है हमें। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा यहाँ पर, एम्प्टी, इट हैज नो वैल्यू। या फिर इसको डिनोट कर दो 5 से। यूनियन क्या आएगा, यूनियन में वो सभी एलिमेंट जो ए के अंदर हैं और बी के अंदर हैं, वो सभी एलिमेंट एक साथ लिख दें तो वो हमारा आएगा ए यूनियन बी। ये वेन डायग्राम का तरीका है। वेन डायग्राम एक और चीज ले लेते हैं हम, कुछ वैल्यूज है हमारे पास 1 2 एक सेट में, एक सेट है बी 2 3, ये थोड़ा और समझने के लिए है। एक वैल्यू है 1 3 1 3। सो ए यूनियन बी यूनियन सी मुझे निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं बुक के अंदर। ए यूनियन बी यूनियन सी, मुझे वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो तीनों के अंदर आ रहे हैं लेकिन कुछ भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए 1 2। बी के अगर मैं सारे लिखना चाहूँ सो बी के पास ए के साथ कॉमन वाली वैल्यू 2 है तो ये कॉमन वाली वैल्यू दोबारा नहीं आएगी, सो ओनली 3 अवेलेबल। अब सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, सी के सारे एलिमेंट ऑलरेडी हम लिख चुके क्योंकि ये कॉमन है। सो ये ए यूनियन बी हो जाता है हमारा। ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ए और बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी दोनों के पास कॉमन क्या है 2। सी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी, दोनों के पास कॉमन क्या है 1। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो दोनों के पास कॉमन क्या है 3।
इसको हम ऐसे समझेंगे, वेन डायग्राम में अगर हमें इसको बनाना हो तो मुझे ए के पास 1 एंड 2 देना है, 1 एंड 2, ये ए है हमारा। मुझे बी बनाना है, बी के पास भी 2 है, इसका मतलब मैं बी यहाँ बना देता हूँ जिससे मेरे पास बी के पास 2 आ जाए और बी के पास 3 भी है। एक बात और, एक सेट है सी, मुझे सी भी बनाना है, लेकिन सी पे 1 एंड 3 है, 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जरूरी थोड़ी सर्कल से डिनोट करें, ये जो सेट मेरा बना वो सी है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि दिख जाए, ये सेट सी हो गया। आगे चलते हैं, ये वेन डायग्राम की नोटेशंस हो गई, इसको बहुत, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम आगे बहुत यूज होगा। कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फाइंड द यूनियन, हमें यूनियन निकालना है, मतलब हमें ए यूनियन बी निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं सिर्फ ए निकालना चाहूँ तो मैं ए को रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, हमने पिछली क्लास में किया था रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये ऑलरेडी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब एक ऐसी फॉर्म जो स्टेटमेंट में लिखी हो। मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 हो वो खुद 3 है, 6 है, 9 है, 12 एंड सो ऑन। इट इज एन इनफाइनाइट सेट। बी की बात कर लेते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड ओनली लेस देन 6 है, इक्वल टू 6 नहीं कहा गया तो ओनली 5 पे हम छोड़ देंगे इसको। ए यूनियन बी की बात की है उन्होंने। ए यूनियन बी मतलब वो सारे एलिमेंट जो कॉमन भी हैं और दोनों में भी हैं। सो छोटे वाले सेट से स्टार्ट करते हैं। छोटे वाला सेट इन द सेंस जो पहले स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ये। तो मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो मैं पहले बी के सारे एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 कहा था, बी के सेट्स ये आ गए। अब मुझे लिखना है ए के सेट भी, लेकिन जो कॉमन है उनको दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 है पहला एलिमेंट, 3 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 6 दूसरा एलिमेंट आता है, लिखेंगे। और फिर 9 आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन आएगा। सो ये ए यूनियन बी हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। एक्स इज ए नेचुरल नंबर वेर कंडीशन दे दिया आपको कि एक्स जो है 1 से बड़ा है। नेचुरल नंबर कोई भी जो 1 से बड़ा होगा 2 ही होगा, 1.1 तो नहीं होगा, हम जानते हैं पहले से नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो इस सेट को हम सॉल्व करते हैं। 1 से बड़ी वैल्यू है मतलब 2 होगी, और 6 इक्वल टू 6 और स्मॉलर देन 6 है, मतलब 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल टू 6 आ गया यहाँ पे, इसलिए हमने 6 को ले लिया। नहीं आता तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। आगे चलते हैं। बी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर 6, फिर ये स्मॉलर देन एक्स, स्मॉलर देन 10। एक नेचुरल नंबर ऐसा है जो 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। 6 के बाद नेचुरल नंबर आता है 7 8 9। 10 से छोटा है मतलब 9 ही है, इसको हम यहीं रोक देंगे। अब हमसे कहा गया था फाइंड द यूनियन। यूनियन अगर कहा गया था तो ए यूनियन बी, जिसमें हम पहले से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6, फिर बी के सारे एलिमेंट। अब बी के पास कुछ भी कॉमन नहीं है ए के साथ, तो रिपीटेड वाली टेंशन नहीं है। 7 8 9 कंप्लीट। आगे चलते हैं। ये एक बुक का क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, आपको सभी सॉल्व करने हैं, बहुत जरूरी है वो। सेट ए है 3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13। इन दोनों में कुछ कॉमन हमें दिख रहा है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 नहीं। आगे चलते हैं। सी के साथ 13 कॉमन है, इसको ये सी के साथ कॉमन है। ये डी, डी में और सी में कुछ कॉमन है, ओनली 15। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमें बी यूनियन डी निकालना होगा। बी यूनियन डी, बी के पास वैल्यूज हैं 7 9 11 13, डी के पास वैल्यू है 15 एंड 17। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं वैल्यूज। 7 9 11 13 15 17,
ये आता है हमारा बी यूनियन डी। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, मतलब बी यूनियन डी के पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के साथ कौन से एलिमेंट्स कॉमन आते हैं। सो हम ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन डी एक कंप्लीट सेट है जो हम बना चुके हैं, बस ये नोटेशन है। आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन कुछ ऐसे एलिमेंट जो इसके साथ कॉमन है। सबसे पहले एलिमेंट दिखता है जो बी यूनियन डी के साथ कॉमन है, ए के साथ कौन है वो 7। अगला है 9, अगला है 11, बस यही कॉमन में है। सो हमारे पहले का आंसर आ जाता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन डी। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालना होगा, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11। 7 9 11 इंटरसेक्शन का मतलब पता ही है, जो भी कॉमन वैल्यूज है वो इंटरसेक्शन है। यूनियन है, जो भी सारे एलिमेंट्स हम लिख पाए उसको कॉमन रिपीटेड ना हो तो वो यूनियन है। आगे चलते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, इस सेट में और इस सेट में कॉमन चीजें क्या है 11 एंड 13, 9 नहीं है 7 नहीं है, सो 11 एंड 13। आगे चलते हैं, हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इन दोनों सेट्स में जो भी कॉमन है इंटरसेक्शन बीच में है, सो वो हमें लिखने हैं इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7 9 नहीं है, ओनली 11 दिख रहा है हमें, सो 11 इज कॉमन एलिमेंट। ये कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हमने पिछली क्लास में समझा था, कुछ ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो अगर हम उनके वेन डायग्राम बनाएं। एक सेट ए है जो बी के साथ कुछ भी कॉमन में नहीं ले रहा, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है दोनों। ये ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ये सेपरेट दिख रहे हैं हमें कि ये दोनों में गैप है। सो ये डिसजॉइंट है। जॉइंट मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है। और जॉइंट सेट क्या होंगे जो दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों में कॉमन होगा। सिंपल, जिसमें कॉमन नहीं होगा वो डिसजॉइंट, जिसमें कॉमन होगा वो जॉइंट। पहला सेट है 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट है हमारे पास। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं पहले वाले सेट को कि ये ए है। हम ए और बी सेट ज्यादा लेट कर रहे हैं, हम एक्स वाई कर सकते हैं, पी कर सकते हैं, एज यू विश। अगला सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कंडीशन दे दी है 4 के इक्वल भी है और बड़ा भी है, 6 इक्वल भी है और छोटा भी है, मतलब 4 5 एंड 6। अब हमें बताना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। तो डिसजॉइंट के लिए एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, कॉमन चीज। कॉमन क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर नहीं आता मतलब कॉमन नहीं आता तो ये डिसजॉइंट है। ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं। 4 कॉमन है दोनों में, तो ये 4 आ गया, तो ये तो 4 आ गया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, कुछ कॉमन है इन दोनों के बीच में। सो इट इज नॉट डिसजॉइंट, या फिर हम लिख सकते हैं सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि हमें ना जॉइंट नहीं बताना, डिसजॉइंट उन्हीं की भाषा में आंसर देना, आर नॉट डिसजॉइंट। आगे चलते हैं, इस सेट को हम एक्स मानते हैं इस बार। एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हम सब जानते हैं प्रॉपर वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से आती हुई -1 0 1 2 3 इंफिनिटी। इवन इंटीजर्स क्या होंगे इंफिनिटी से आते हुए -4 -2 और 0 2 4 गोइंग ऑन। इसमें y ले लेते हैं, इस वाले सेट को y ले लेते हैं। x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर है x, तो ये सारे -3 -1 0
इसको नहीं लेंगे हम, 1 3 एंड सो ऑन। सो आगे चलते हैं, हमें इंटरसेक्शन ढूंढना है इनमें। ये सारी ऑड वैल्यूज हैं जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, इन्फिनिटी पे जा रही हैं, लेकिन सारी ऑड हैं, 1 3 5 7 एंड ऑल। और ये सारी इवन वैल्यूज हैं जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, जीरो इज एन इवन नंबर। सो आगे चलते हैं हम, हमें इनमें इंटरसेक्शन ढूंढना है। अगर इंटरसेक्शन आता है सो दीज आर नॉट डिसजॉइंट, अगर नहीं आता तो ये डिसजॉइंट है। इनमें इंटरसेक्शन देखते हैं, वैल्यूज कोई भी वैल्यूज के साथ कॉमन नहीं है, ये -2 है, ये -1 है, जीरो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सो इट इज एन एम्प्टी सेट। अगर इंटरसेक्शन वैल्यू एम्प्टी आती है, फाई नोटेशन याद करनी बहुत जरूरी है। सो दीज आर डिसजॉइंट, सो ये डिसजॉइंट है। आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड X इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, सो R-2 क्या होगा? इसको हम समझते हैं। हम सबसे पहले रियल लाइन बनाते हैं। रियल लाइन पे हमें सभी प्रकार के नंबर्स अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं, चाहे वो जितना भी पॉइंट में डेसिमल क्यों ना हो, या फिर माइनस की वैल्यूज, और ये इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी से आता है। सो ये हमारी एक रियल लाइन है। रियल लाइन का नाम ही क्यों है? क्योंकि ये रियल नंबर से बनी है। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स पे ध्यान देते हैं। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। अब इसमें दो प्रकार के नंबर आते हैं, कुछ नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स टू से हमने कोई वैल्यू ली 1/2, 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 0.5 आएगा, और एक वैल्यू ली 1/3, ये आएगा 0.333, ये रुकेगा नहीं। ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये दोनों वैल्यूज रैशनल में आती है। तो इररेशनल में क्या आता है? इररेशनल में वो वैल्यूज आती हैं जिसके रूट, अंडर रूट सॉल्व नहीं हो पाते प्रॉपर। इसका मतलब इररेशनल वैल्यूज क्या हुई? जैसे √2, √3, √2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से देखोगे तो 1.3 समथिंग बहुत आगे आएगा, और ये 1.7। मतलब इनको एक कैटेगरी दी गई है इन नंबर्स को, ये रूट वाले नंबर्स को। सो R में से हमने सारे रैशनल नंबर्स घटा दिए, तो कौन बचा? इररेशनल नंबर्स। सो आंसर क्या है इसका? इररेशनल नंबर्स, जिसको हम T से डिनोट कर रहे हैं इस किताब में, ये क्या आएगा? R-Q। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट पता होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कोई भी एक यूनिवर्सल सेट किसी सेट के हिसाब से हो सकता है। जैसे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं सेट P में, P कोई सेट है जिसमें वैल्यूज़ हैं A C D। मुझे इनके लिए यूनिवर्सल सेट डिसाइड करना है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट डिसाइड करना है। तो या तो मैं ये कहूँ कि यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, ये सारे ABCD वाले अल्फाबेट्स Z तक, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें हमारा गिवन सेट कंटेन हो जाए, सारी एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल हो, या तो ये यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, या फिर मैं इसके लिए एक अलग यूनिवर्सल सेट बना सकता हूँ इसी सेट के लिए, कि मैंने ABCDE, मैंने बस ये वैल्यू ले ली और ये इसी के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके सारे वैल्यूज इसमें हैं। सो हमें एक यूनिवर्सल सेट ऐसा लेना होता है जिसमें हमें सारे वैल्यूज मिल जाए। अब हम हमेशा बड़े यूनिवर्सल सेट ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने को एक सेट नहीं होता, मल्टीपल सेट्स होते हैं। PQRS, मुझे ये सेट है, तो इसके लिए अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं रहा, क्योंकि इसमें PQRS नहीं है। PQRS हमेशा उसमें ही मिलेंगे क्योंकि ये बड़ा सेट है। आगे चलते हैं, मेरे पास एक सेट है, गिवन सेट नेचुरल नंबर्स का, मैंने इसको एंड से डिनोट किया 1 2 3 4 गोइंग टू इन्फिनिटी। अब मुझे इसके लिए यूनिवर्सल सेट ढूंढना है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट सबसे बेस्ट
सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का इसका एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते तो होल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमें सबसे बड़ा सेट डिसाइड करना होता है बस। होल नंबर्स को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि होल नंबर सिर्फ जीरो इंक्लूडेड है। अगर हमने कोई और इसके साथ यूनियन निकालने के लिए हमने कोई और सेट ले लिया, सपोज हमने एक रैशनल नंबर्स का सेट ले लिया, रैशनल नंबर्स का मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास p एंड q आर इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स जिसमें q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये मेरे सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। ये मैंने सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख दिया है। सारे रैशनल नंबर्स के अगर हम कलेक्शन कर दें तो ये सेट बिल्डर की फॉर्म में हमने एक ही स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया। सो मुझे n यूनियन q निकालना है। सो वो कहाँ जाएगा, n यूनियन q दोनों ही अगर हम निकालें तो भी वो रियल नंबर्स के अंदर सब आ जाएंगे। सो दिस इज यूनिवर्सल। अब आती है बात कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट बहुत ही आसान है क्योंकि यूनिवर्सल ही मेन है उसमें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज गिवन बाय दिस, ये कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन हो गई। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सपोज वी हैव कॉम्प्लीमेंट ए सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे इसका यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। मेरे पास इसका यूनिवर्सल सेट है जिसमें जीरो इंक्लूड है और 1 2 3 एंड सो ऑन, मुझे ये मैंने इसका यूनिवर्सल सेट डिसाइड किया। सो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा वो सारे एलिमेंट यू के अंदर जो ए में हैं, लेकिन मुझे यू वाले वैल्यूज वो लिखने हैं जो ए में हैं, लेकिन वो मुझे लिखने ही नहीं है। आम भाषा में इसको कहेंगे कि मुझे वो सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में लिखने होंगे जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। सो जीरो ही एक ऐसी वैल्यू है जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा ही होता है। सो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा कुछ वैल्यू आपको देगा। एम्प्टी वैल्यू जब देगा जब हमारा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी आता है तो वो तब ही आएगा, एक ही कंडीशन में आएगा, जब एक सेट और यूनिवर्सल सेट आपस में बराबर हो, इक्वल सेट हो। इक्वल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल और एलिमेंट्स भी इक्वल, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे इक्वल रहेगा यूनिवर्सल के एलिमेंट से। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है हमारे पास P, हम ये वाला सेट ले रहे हैं A C D। मेरे पास इसके लिए यूनिवर्सल सेट मैंने डिसाइड किया इसको ABC एंड ऑल अल्फाबेट्स। मुझे P कॉम्प्लीमेंट निकालना है, P कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो B के अंदर हैं, लेकिन मुझे P के एलिमेंट नहीं लिखने, एक्सेप्ट P सब कुछ लिख दो। A है नहीं लिखेंगे, B है नहीं है, C है नहीं लिखेंगे, D नहीं लिख सकते, E एंड F G एंड सो ऑन टू Z, क्योंकि अब ये रेगुलर रहेगा। सो ये P कॉम्प्लीमेंट है। P कॉम्प्लीमेंट अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो एक A सेट है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, मुझे A का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। सो मैं सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दूंगा, तो वो मेरा A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम एक बार सोचते हैं वेन डायग्राम से ही। मुझे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिखना है। यूनियन मतलब वो सारे एलिमेंट जो हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल है। मतलब मैंने ये वैल्यूज भी लिख दी सारी ए की, और मैंने ए कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए को छोड़ के सारे यूनिवर्सल में ये भी लिख दिए। तो मेरे पास पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं बन गया, पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। सो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में जो इंटरसेक्शन होता है, कॉमन वैल्यू, वो हमेशा 5 होगी। मतलब सेट क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ये वाली कंडीशन है। जैसे
ए कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है, तो फाई आएगा। क्यों है? क्योंकि हमने इनको इक्वल ले लिया था। एक दूसरे तरीके से समझते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, इस वाली कंडीशन में ए की वैल्यूज अलग हैं, कुछ भी ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन नहीं है। देखो मैंने इस साइड ग्रीन से बनाया हुआ है, इसीलिए ये इसके साथ कॉमन में नहीं है। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व ही इस प्रकार किया था कि जब हमने पी को सॉल्व किया, पी के लिए पी कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो हमने पी के कोई एलिमेंट लिखे ही नहीं, तो कॉमन तो कभी आएंगे ही नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अब एक ये प्रॉपर्टी है, इसको हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे निकाली थी। ये क्या है? ए यूनियन बी। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान है। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसमें ए और बी दोनों आते हैं, ए और बी दोनों आते हैं। मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी तो मेरा यही हो गया, इसको हम हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हैं और बी के अंदर भी है, बस कुछ कॉमन हमने दो बार नहीं लिखा, तो मैंने कॉमन पे डबल लाइनिंग नहीं की। सो ये ए यूनियन बी आ गया। मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी वैल्यूज इन दोनों में आई हैं उनको छोड़ के सब, सो ये सभी एलिमेंट्स जो इन दोनों में आए हैं। सो मुझे ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिला। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है, मुझे इक्वल टू दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के सब, वो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बी को छोड़ के सब, वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। मतलब ए को छोड़ के सब ये होगा जिसमें बी भी इंक्लूड होगा, बी को छोड़ के सब भी ये होगा जिसमें ए भी इंक्लूड होगा। मुझे उनका इंटरसेक्शन लेना, मतलब ये बाहर वाला एरिया ही तो आया, ये बाहर वाला एरिया ही तो आया। ये वेन डायग्राम से हमने समझ लिया इसको। या फिर आप कोई भी दो एग्जांपल लो और इसको क्रॉस चेक करो। एग्जांपल्स मैं करा देता हूँ। सो एग्जांपल ले लेते हैं कोई। एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 टू 10, बस हमने इसको यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया अच्छे से समझने के लिए। आगे चलते हैं हम। एक सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें वैल्यूज हैं हमारी 1 2 3 एंड 4 ओनली। एक बी सेट है जिसमें वैल्यूज हैं 3 4 5 एंड 6। ये चार एलिमेंट हमने दोनों में ले लिए। अब मुझे सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ए यूनियन बी पता होना बहुत ज़रूरी है। ए यूनियन बी हम पता करते हैं 1 2 3 4। यूनियन में हम जानते हैं कॉमन वाले वैल्यूज रिपीटेड नहीं होते, तो ये 5 6 ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब मुझे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालना, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो ए यूनियन बी में पहले से ही हैं। ए यूनियन बी में 1 to 6 नंबर्स हैं, तो यूनिवर्सल में से क्या हटाएंगे हम? 1 to 6 ही हटाएंगे, तो बचेगा क्या? 7 8 9 एंड 10। दिस इज आवर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम यही वैल्यू शो करेंगे यहाँ से। सो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए के अंदर वैल्यूज है 1 to 4। सो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? 1 to 4 ना लिखे यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 एंड 10। बी की बात करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3 4 5 6 है। 3 4 5 6 मतलब 1 2 इसमें नहीं है, और 3 4 5 6, सो 7 8 9 10। अल्टीमेटली हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिल क्या रहा है? वही वैल्यूज तो मिल रही हैं। सी 7 8 9 10, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। 7 8 9 10। सो ये एक डी मॉर्गन लॉ है जो हमें पढ़ना है। सेम केस है, बस इसको याद करने का तरीका क्या है? ब्रैकेट में अगर हमने यूनियन लिया हुआ है और बाहर है, तो यहाँ पे बस चेंज हो रहा है साइन। यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन।
सो अगर हमें अगला फॉर्मूला लिखना हो सो मेरे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब हम इसको हमने इंटरसेक्शन ले लिया। सो अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स के पास इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन। इसको भी हम वेरीफाई करके आगे चल सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे, सबसे पहले ये नोटेशन बता देता हूं मैं। ये क्या है, नंबर्स। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब सेट में, ए सेट में कितने नंबर्स हैं। जैसे मैंने कोई एक सेट लिया ए, उसके अंदर कुछ वैल्यू है 7, 9, 11 एंड 13। इट हैज 4 वैल्यूज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। सो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। बस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की नोटेशन है। सो अभी ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये ऑब्जर्वेशन से है, बहुत ही आसान ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। ए यूनियन बी में क्या आएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है। सो ए और बी के सारे एलिमेंट है हमारे पास इसमें। उसके नंबर्स वो कैसे कैलकुलेट होंगे, वो हम कैलकुलेट करते हैं ए के सारे नंबर्स और बी के सारे नंबर्स। लेकिन जब हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, ए और बी को प्लस कर देंगे तो कुछ कॉमन होगा जो रह जाएगा, डबल आ जाएगा जो। सो हम उसमें से कॉमन वाली वैल्यू एक बार माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, सिंपल। एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक ए सेट है ही, ये बी सेट हम ले लेते हैं कोई, जैसे 11, 13, 15। बस ये हमने बी सेट ले लिया। सो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले इसके पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है 3। आगे चलते हैं, ए यूनियन बी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ए यूनियन बी सबको पता है क्या आना है, 7, 9, 13, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, ये दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 एलिमेंट्स आए। अब मुझे ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स निकालने हैं वो इन दोनों का प्लस होने चाहिए, लेकिन ये तो है 4, 3, 7। ये 7 हो गया। तो मुझे माइनस क्या करना है, दो एलिमेंट्स ऐसे माइनस करने होंगे जो कॉमन है, सी 11 एंड 13 कॉमन है। सो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, 2। क्योंकि हमारे पास अभी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम सेट निकालें सो आता है 11 एंड 13 ओनली। सो इस फॉर्मूले में पुट करने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आया हुआ फॉर्मूला है। ये कोई भी बना हुआ फॉर्मूला नहीं है, डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है। ये कैसी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम ए सेट के सारे एलिमेंट और बी के सेट के सारे एलिमेंट प्लस कर दें तो वो ए यूनियन बी तभी आएगा जब हम इंटरसेक्शन को एक बार माइनस कर दें। सी एक सेट है ए जिसको मैंने सारे एलिमेंट इसके मैंने गिन लिए। अब एक सेट है बी जिसके मैंने सारे एलिमेंट दोबारा गिन लिए। तो कुछ एलिमेंट्स की 2 बार काउंटिंग हुई है, ये वाली काउंटिंग 2 बार हो गई है। तो मुझे एक बार इसको माइनस कर देना है, तो ये माइनस का साइन आ गया। इंटरसेक्शन बी कॉमन वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे तो इंटरसेक्शन बी को हमें माइनस ही करना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यूज रखते हैं। ए यूनियन बी में क्या आया हमारा 5, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम एक बार। ये 4 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितना आया 3 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 2। सॉल्व कर लेते हैं, 4 एंड 3 7, 7 माइनस 2 5, वेरीफाइड। सो इट इज ओनली एन एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन ये 2 सेट्स के लिए, ये 3 सेट्स के लिए, ये 3 सेट्स के लिए क्यों है, देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। इन दोनों में कुछ कॉमन एरिया है, वो हमने इसे डिनोट किया ब्लैक से। इन दोनों में कॉमन एरिया है ये, इन दोनों में कॉमन एरिया है ये। सो 3 सेट्स के लिए ये फॉर्मूला वही है ऑब्जर्वेशन वाला, मतलब तीनों का यूनियन कैसे निकलेगा, तीनों के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस
दो की इंटरसेक्शन, ये दो की इंटरसेक्शन वैल्यूज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट, एंड ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट। इन सबको हम माइनस कर देंगे। जब इनको हम माइनस कर देंगे तो एक वैल्यू हमें ऐड करनी होगी, वो क्या होगी, सेंटर वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन। क्योंकि जब हम इन तीनों को माइनस कर रहे होंगे तो ये वाला पार्ट 3 बार माइनस हो जाएगा, तो हमें एक बार इसको अलग से माइनस करना होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक सेट मैंने लिया हुआ है ए, जिसमें वैल्यूज हैं ए बी सी जेड एंड आई। एक सेट है बी जिसमें वैल्यूज हैं सी डी ई एफ एंड जेड। मैंने तीनों सेट में जेड जेड कॉमन दिया हुआ है, जिससे हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में जो कॉमन है वो मिल पाए। तो मैंने जेड लिया हुआ है ये पहले से ही, ये है एच जी एफ एंड आई एंड जेड। सो इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 2 4 5। इन सब के पास 5 5 एलिमेंट्स हैं, इन सब के पास 5 एलिमेंट्स हैं। सो अगर मुझे बताना हो कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देख के बता सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सी एंड जेड। सो हम सेट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, क्योंकि दिख के हो रहा है वो। सी एंड जेड 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी कितने हैं, ए और सी में 2 ही तो हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्शन वैल्यूज में ये भी 2 हैं, जेड एंड एफ। सो एक बात और हमने ये भी कैलकुलेट कर लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ एक जेड। ये है क्या, तीनों का इंटरसेक्शन, एक ही वैल्यू तो आएगी। अब इसको हम वेरीफाई अगर करें तो कैसे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आने चाहिए, देखते हैं। इसको हम बाद में ही लिखेंगे जब हम सब कुछ कर लेंगे। फिलहाल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने थे 5, बी कितने थे 5, सी 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में 2 वैल्यूज हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, ये तीनों में 2 हैं, 1 2 3, ये तीनों में ही 2 हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एक वैल्यू है, तो ये प्लस का है निशान है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 5 5 15 ये आ गया, ये -6 आ गया, और ये +1 आ गया। तो ये कितना आता है, 15 - 6 होता है 9, 9 + 1 और 10, 10 वैल्यूज आनी चाहिए। ये किसकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा 10 आ रहा है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स नहीं, डायरेक्ट सेट बना रहे हैं हम। सबसे पहले ए के सेट लिखते हैं, ए बी सी जेड एंड आई, ये ए के सेट हो गए हैं। बी के सेट लिखते हैं, ए बी सी सी डी ई एफ जेड, सी डी ई एफ जेड। इसमें सी और जेड कॉमन है, सो हम सी और जेड नहीं लिखेंगे। तो बाकी क्या आएंगे बी के एलिमेंट्स, डी ई एफ, सो डी ई एफ लिख देते हैं, डी ई एफ। और एक बात और, इसमें एच और जी किसके पास है, सी के पास है, बाकी सब तो कॉमन ही है ना। एफ आई जेड ऑलरेडी आ चुका है, एफ आई जेड ऑलरेडी आ चुका है, तो सी के पास क्या कॉमन है, एच और जी। पूरे 10 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स आर हियर। तो इसका मतलब ये वैल्यूज कितनी थी, 10 थी। तो ये वेरीफाइड है, आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बुक का ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ही बेस्ड है। फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो एक फॉर्मूला सिर्फ लिख दो आप, और वैल्यूज पुटिंग का क्वेश्चन है बस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई का माइनस हो जाएगी ये वैल्यू। ये क्यों लिखा है, क्योंकि 2 ही सेट अवेलेबल होंगे, ऑब्वियस है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, सेट वाई एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। यूनियन की वैल्यू है 38, नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 17, नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स कितने हैं 23 और ये माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाते हैं ताकि हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाए। वाई 17 और 23 कितने होते हैं 40, इसको उधर लाते हैं तो ये कितना आया 30, वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन y में कितनी वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये जो था x इंटरसेक्शन y, इसके अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने हैं 2, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x कितने हैं, इसके खुद के एलिमेंट्स कितने हैं 17 है इसके, और इसके 23 है। अब इससे हम एक बात समझते हैं, जैसे मुझे x और y दोनों की ही एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो दोनों के ही एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं 17 और 23 को प्लस करता हूँ तो गलत होगा। 17 और 23 को प्लस करने के बाद आपको इंटरसेक्शन वाली वैल्यू माइनस करनी होगी, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन 2 बार ऐड हो गया है तो आपको एक बार हटाना पड़ेगा। तो 17 23 -2 इक्वल्स टू 38। आगे चलते हैं। In a committee, 15 people speak French, 20 speak Spanish, 10 speak both of the French and, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो सेट है फ्रेंच बोलने वाले लोगों का वो F है। सो हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच, हमने एलिमेंट्स लोगों को ही मान लिया है। 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं तो ये 50 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, और स्पेनिश बोलने वालों को तो हमने सेट मान लिया है एस। सो ये कितने लोग बोल रहे हैं स्पेनिश, 20 लोग बोल रहे हैं। और बोथ जो दोनों ही बोलते हैं, दोनों ही बोलने वाले लोग कौन होंगे, कॉमन लोग। सो कॉमन क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है 10। अब बात आती है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज मतलब या तो एक बोलता हो या फिर दोनों बोलता हो। मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ये स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं, और ये हैं वो लोग जो दोनों बोल रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वो लोग हैं जो दोनों बोल रहे हैं। उन्होंने बोला एटलीस्ट वन लैंग्वेज कोई भी बोलता हो, वन लैंग्वेज कोई भी बोलता हो, मतलब फ्रेंच बोलने वाले सारे आएंगे क्योंकि एक लैंग्वेज तो है ही, स्पेनिश बोलने वाले भी सारे आएंगे क्योंकि एक लैंग्वेज है ही, और दोनों बोलने वाले भी आएंगे क्योंकि एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से लैंग्वेजेस है हमारे पास दो। सो हमें अल्टीमेटली निकालना ही क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ एफ एंड एस, मतलब फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही बोलने वाले लोग, क्योंकि हमने कॉमन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अभी हमने जो सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ एफ एंड एस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर एलिमेंट्स कितने हैं 50, ये है 20 -10, ये आ जाता है हमारा 60। इसी के साथ मैं चैप्टर ख़त्म करता हूँ। आपके लिए चैप्टर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं, तभी आपका ये चैप्टर कंफर्म हो पाएगा और ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। थैंक यू। अगली क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ। शुक्रिया।